हेलो व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल से कंसर्न और वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन है एट एनी लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या अराउंड द इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन, ये मतलब अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हो, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंड में चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा और डायपोल मोमेंट से उसका क्या रिलेशन होगा, आज उसको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डायपोल एट एनी लोकेशन। किसी भी लोकेशन में शॉर्ट डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जनरली नीट और स्पेशली जेई कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये 12th का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत ये नहीं आता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे दो चीज पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, तो थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश किए देता हूँ। एक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल अगर है, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, या अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। बच्चों, एक चीज और ध्यान देना है, जनरली बहुत सारे जो थियरीज कॉन्सेप्ट होता है ना, तो बच्चे उसको देख करके बिल्कुल सोचते हैं कि हमें भी वैसे लिखना है। अगर हमने डायपोल के बारे में कहा है तो इट डजंट मीन कि यहाँ ऑलवेज हम माइनस क्यू चार्ज ही लेंगे और यहाँ प्लस क्यू लेंगे। इट मे हैपन कि यहाँ हम प्लस ले सकते हैं, यहाँ माइनस ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थ्योरीज में, बुक्स में जनरली इस तरह से डिराइव किया जाता है कि लेफ्ट साइड में जनरली वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव रखते हैं, और ये कोई मैटर नहीं है, थ्योरी से रिलेटेड इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो एक्सियल लाइन में है उसको हम लोग सिंबल में ई कहते हैं और इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कहते हैं। तो बच्चों, आपने इसको पढ़ा है, आपने देखा है, तो याद होगा आपको। तो मैंने वहां बता रखा है कि अगर एक्सियल लाइन पे यानी जो डायपोल है, डायपोल की जो लेंथ है उसी के अलोंग जो लाइन, उसको एक्सियल लाइन कहते हैं, उस पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, कूलम कांस्टेंट के ट्वाइस ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस क्यूब। यानी ये डिस्टेंस कौन सा है, तो ऑब्जर्विंग पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखना चाहते हैं उसको ऑब्जर्विंग पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका डिस्टेंस डायपोल के मिड पॉइंट से। और दूसरा हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, एक्सियल में ये है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन पर ये वैल्यू होता है कूलम कांस्टेंट P अपॉन आर क्यूब। तो ये दो डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग देखना है कि ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो डायपोल के किसी भी अराउंड में, डायपोल के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, उसको देखते हैं। लेट्स कंसीडर, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया एक डायपोल को। यहाँ पे ये कोई डायपोल है और यहाँ पे हमने माइनस क्यू चार्ज रखा और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा और इसका लेंथ को हमने 12 ले लिया और उसका ये सेंटर है, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी और ये उसका सेंटर है सी। अब सेंटर से, इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पर अराउंड दिस डायपोल, इस डायपोल के कहीं पर भी, दो जगह हम लोगों ने देखा है, एक्सियल में और इक्वेटोरियल में, किसी भी पॉइंट पे, लेट अस सपोज वो पॉइंट यहां है, सपोज दैट कि वो जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारा यहां पर है, इसको हम यहां मान लेते हैं, दिस इज माय ऑब्जर्विंग पॉइंट P
जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता करना है एट एनी लोकेशन, कहीं पर भी। तो हम लोग इस ऑब्जर्विंग पॉइंट को इसके सेंटर से मिला देते हैं, इसके सेंटर से मिला देते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस डिस्टेंस के लिए हमने वैल्यू लिया r, और ये डायपोल के साथ एक एंगल पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये हमने इसको कंसीडर कर लिया। दिस इज माय ऑब्जर्विंग पॉइंट, अवलोकन बिंदु बच्चों, जहां पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे देखना ये बच्चों कि यहाँ जो हमारे पास ये जो डायपोल है, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट का वैल्यू किधर होगा, A to B होगा। डायपोल मोमेंट की अगर बात करेंगे, P की बात करेंगे, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, A to B होगा, A to B, A से B की तरफ होगा। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो अगर हमने इसके डायपोल मोमेंट को यहाँ P रखा कि इस डायरेक्शन में है, तो इस P का दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं हम लोग। एक कंपोनेंट तो हमारा इधर की तरफ रिजॉल्व कर लेते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे P cos थीटा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा बच्चों, किसी भी वेक्टर को अगर हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर यानी ये कंपोनेंट जिसको जिस दो तरफ रिजॉल्व करते हैं ये आपस में 90 होना चाहिए, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इस दो कंपोनेंट में से किसी एक का अगर वैल्यू हमें पता है, एंगल पता है, इसका वैल्यू इधर की तरफ लेते हैं हम लोग cos थीटा v, और इधर लेते हैं हम लोग sin थीटा v, यानी v को sin थीटा एंड cos थीटा से मल्टीप्लाई करके दो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जिधर की तरफ एंगल हमने डिसाइड करा उधर हमने cos करा। अब दूसरा कंपोनेंट हम इधर की तरफ लेते हैं, इधर की तरफ लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लगभग इसको ऐसे हम ले सकते हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा हमारा, दिस वैल्यू बिकम्स P sin थीटा। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है हमारा P, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, तो इस ऑब्जर्विंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट का जो हमने वैल्यू लिया है, तो इस डायपोल मोमेंट के हिसाब से ये उनके एक्सियल लाइन में है। बच्चों होता है कि जैसे कोई डायपोल है -q + q, तो डायपोल मोमेंट तो इधर ही हुआ हमारा, और इसी के तरफ एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना होता है। तो डायपोल मोमेंट के अलोंग हो गया, तो एग्जैक्ट तो डायपोल का डायपोल मोमेंट इधर है, लेकिन डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है इस कंपोनेंट में इधर की तरफ P cos थीटा हो गया। तो इधर की तरफ जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, और इसको हम लोग लेते हैं E1 लेते हैं। और उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट हमारा ये बिल्कुल इधर की तरफ है, P sin थीटा वो इधर की तरफ है दूसरा कंपोनेंट। अब दूसरे कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में अगर इस ऑब्जर्विंग पॉइंट की बात करें, तो ये ऑब्जर्विंग पॉइंट उसके साथ बिल्कुल 90 के एंगल पे होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझें कि हमारे पास अगर ये डायपोल है, डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली इधर की तरफ है, और ऑब्जर्विंग पॉइंट अगर हमारा यहाँ है P, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ ये 90 के एंगल पे होता है। तो अभी हमारा डायपोल मोमेंट हम ये कंसीडर करेंगे इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन हो जाएगा। तो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायपोल के कारण, वो बिल्कुल डायपोल के पैरेलल में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसी तरह से अगर डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है, तो इसके कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर होगा और इस डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और इसको हमने नाम दे दिया E2। तो हमारे पास दो डायपोल मोमेंट हो गया, एक हो गया P cos थीटा और एक हो गया P sin थीटा, और इन दोनों ही डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बच्चों अब उन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या होगा, हम लोगों ने जो पढ़ रखा है, तो इस डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में E1 एक्सियल हो जाएगा, तो इसको हम E1 कहते हैं, और ये होगा कूलम कांस्टेंट ट्वाइस ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या है उसका P cos थीटा,
ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस हमने r रखा है तो ए डिस्टेंस क्यूब, r हमने रखा है तो r क्यूब हो गया। इसी तरह से अगर हम E2 की बात करते हैं, कूलम कांस्टेंट, इस डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन में है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस क्यूब। तो डाइपोल मोमेंट तो हमारा यहाँ p साइन थीटा, इसके लिए तो ये हो जाएगा p साइन थीटा अपॉन r क्यूब। अब यहाँ हमारे पास ऑब्जर्विंग पॉइंट में बच्चों दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, E1 एंड E2, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें पता करना है। तो फर्ज करो सपोज दैट कि इसका रिजल्टेंट का वैल्यू E लेते हैं और ये इधर है, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट E का जो वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E2, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल, ये जो एंगल यहाँ बना है इस कंपोनेंट के साथ, ये 90 का एंगल है, इसके अलोंग ये है और इसके अपोजिट में ये है, तो ये एंगल भी हमारा 90 का हो गया, cos 90, एंड cos 90 बिकम्स 0। तो अब हमारे पास वैल्यू रह गया केवल E1 स्क्वायर यानी k स्क्वायर ट्वाइस ऑफ p cos थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर प्लस दिस k स्क्वायर p साइन थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब इस रिजल्टेंट वैल्यू से हम लोग इसको थोड़ा सा स्टेप्स आगे बढ़ाते हुए इसको फाइनली इसका देखते हैं वैल्यू कितना आता है। तो E का वैल्यू आ गया, यहाँ पे देखो अंडर स्क्वायर रूट में हमारा जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको अगर हम कॉमन आउट करके बाहर करते हैं तो उसका स्क्वायर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो के दोनों में कॉमन आउट है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा के आ जाएगा, के स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे P और यहाँ भी P है, इसको भी हम आउट कर सकते हैं बाहर में, क्योंकि होल स्क्वायर में P स्क्वायर भी आएगा, P स्क्वायर बाहर कर लोगे तो P हो जाएगा। नीचे R क्यूब है, यहाँ भी R क्यूब का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल R क्यूब रह जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारा रह गया यहाँ पे 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 4 cos थीटा स्क्वायर आ गया। अब प्लस यहाँ पे रह गया साइन, तो साइन स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा एक वैल्यू आया। थोड़ा सा इसको और छोटा कर सकते हो, छोटा कर लेते हैं हम लोग और छोटा कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गया हमारा के पी अपॉन आर क्यूब, और अंडर रूट में यहाँ से एक कॉस को बाहर कर लेते हैं, तो 3 कॉस को थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, 3 कॉस को सेपरेट कर लेते हैं, 3 कॉस स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया, साइन स्क्वायर के साथ मिला करके इसको हम 1 कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो गया के पी अपॉन आर क्यूब एंड अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू, यानी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के, और यहाँ कंडीशन है शॉर्ट डायपोल। बच्चों ये कंसेप्चुअली अगर हम डायपोल की बात करते हैं ना, तो डायपोल अपने आप में बहुत छोटा होता है, क्योंकि डायपोल लेंथ की जब बात करते हैं तो वो माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, इस तरह से हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो ये जो प्रीफिक्सेस है तो ऑटोमेटिकली बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो शॉर्ट मैग्नेट अगर हम लिखते हैं, डायपोल लिखते हैं तब भी चलेगा, और ऑटोमेटिकली अगर डायपोल की बात आ गई तो दिमाग में आ जाना है कि उसका लेंथ बहुत छोटा होता है, इसलिए वो शॉर्ट डायपोल ही कहलाता है। तो ये फाइनल वैल्यू आ गया हमारा, यानी किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंड में निकाल सकते हैं। अगर बोल देगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके सेंटर से एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है P और डायपोल के साथ 30 के एंगल पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बैठा के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। इवन के हम लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़ा है, उसका वैल्यू भी इससे हमारा फिर दोबारा आ जाता है, देख सकते हो, जो इस तरह से वैल्यू को हम ले सकते हैं यहाँ पे।
जैसे अगर हम एक्सियल लाइन की बात करते हैं, -q + q, इस लाइन में बात करते हैं ऑब्जर्विंग पॉइंट, तो ये ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ से इधर है, तो यहाँ जो एंगल बनता है डायपोल के साथ, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन में क्या हो जाएगा, kp/r³ cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 कर दिया, cos 0 1 होता है, 1 3 × 1 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। आ गया हमारा इक्वेटोरियल का वैल्यू, एक्सियल का वैल्यू। और अगर इक्वेटोरियल में जानते हैं, निकालना चाहते हैं बच्चों, तो कोई बात नहीं है। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो ये डायपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता है ऑब्जर्विंग पॉइंट, और ये एंगल ऑटोमेटिकली हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर हम 90 का वैल्यू बैठाते हैं तो cos 90 0 हो जाता है, तो अंडर रूट में केवल 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kp/r³। ये एक्सियल का है और ये इक्वेटोरियल का है। इसका मतलब है कि अगर इस वैल्यू को हम याद रखते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी पॉइंट पर का, उसके अराउंड में डायपोल के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। अब कभी कभी ये पूछता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल में -q + q चार्ज है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों तरफ वह कौन सा पॉइंट है जहां पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। कभी कभी ये पूछा जाता है। तो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा डायपोल जो मोमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला हम लोगों ने, तो उसका थोड़ा सा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ कैलकुलेशन आ जाएगा, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ जैसे हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर है, किसी भी कंपोनेंट, ये E1 E2 ये दो कंपोनेंट माना जाता है, किसी कंपोनेंट के साथ उसका एंगल मान लेते हैं अल्फा है, चूंकि थीटा ऑलरेडी हम ले चुका है यहाँ पे, तो उसको हमने अल्फा ले लिया, अल्फा ले लिया, बीटा भी ले सकते हैं, अल्फा ले लिया। अब इस अल्फा की अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो इस डायरेक्शन में हमारा E2 है और इस डायरेक्शन में E1 है। इसका अगर हम tan लेते हैं, tan, तो अगर tan लेंगे तो tan परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर है, इस साइड में ये हमारा है E2 अपॉन ये साइड हमारा बेस है, ये E1 है। इसका मतलब है tan थीटा नहीं बच्चों, यहाँ सॉरी अल्फा है, दिस इज स्लिप ऑफ द पेन, दिस इज अल्फा, tan अल्फा = E2 अपॉन E1। तो अगर हम tan अल्फा को यहाँ लिखते हैं E2 अपॉन E1, तो E2 का वैल्यू है, E2 हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि 2p cos थीटा अपॉन r³, और ये E1 का वैल्यू है, E2 तो इधर आ गया हमारा, E2 का वैल्यू में यहाँ 2 नहीं आएगा, उसको हम लोग री कर लेते हैं। E2 का वैल्यू, E2 ये डायरेक्शन में है, जिसको हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल कहते हैं। तो ये हमारा कूलम कांस्टेंट P sin थीटा अपॉन r³ अपॉन, और दूसरा है हमारा E1 एक्सियल लाइन में है, तो ये है K 2p cos थीटा अपॉन r³। तो यहाँ पे हमारा r³ p k ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे 2, तो 1/2 साइन अपॉन कॉस को हम tan थीटा कह सकते हैं। इसका मतलब है तो डायरेक्शन के लिए जो हमारा tan अल्फा का वैल्यू आया, ये आया 1/2 tan थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंड में वह कौन सा पॉइंट है, या इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर्स को मिलाने वाला वो ऑब्जर्विंग पॉइंट कितने एंगल पे होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर
होगा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन ये है कि हमारा ये डाइपोल है और ये डाइपोल में माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इसके सेंटर से मान लेते हैं ऑब्जर्विंग पॉइंट P है, ये थीटा एंगल बनाया। अब इनके कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो एक्सियल के लिए इधर होगा E1 और इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में इधर होगा E2, और इनका दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। और इस रिजल्टेंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ये हमारा डाइपोल के एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। ये हम लोग मान के चलते हैं कि डाइपोल के एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर है। तो ये वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एंगल हम लोगों ने वहाँ अल्फा ले रखा था, तो इसके जस्ट अपोजिट में ये अल्फा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री π/2, अल्फा हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से लेके चलते हैं, चूंकि tan अल्फा का वैल्यू है 1/2 tan थीटा, और tan अल्फा को हम रख देते हैं यहाँ पे π/2 माइनस थीटा इक्वल टू हाफ tan थीटा। और ये वैल्यू tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा 1/2 tan थीटा, और ये cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये 1/2 tan थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और इस 2 को इधर कर लेते हैं तो ये 2 इधर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस √2 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स प्लस माइनस √2 हो जाएगा। यानी डाइपोल के साथ इस एंगल पर अगर ये वैल्यू हमारा देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो वो इतने एंगल पर होगा। इस वैल्यू को आप चार्ट से निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि हम किसी भी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और किस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इसको भी हम लोग जान सकते हैं। और इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो थ्योरीज था उसको आज ये समाप्त करते हैं। अब इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, स्पेशली नीट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर जो बेस पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। आज ये हमारा थ्योरी एंड आइडियाज़ ख़त्म होता है। तो बच्चों इस तरह से आप हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को इस तरह से आप पसंद करते हो, कमेंट करते हो, वोटिंग करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें अपना मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए आपने जो भी आप कमेंट करते हो ये इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, मैं आपके लिए बेहतर करूँगा। आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा नए नए वीडियोस के लिए। कीप इट अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।